खबरनामे में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। पहले नजर हेडलाइंस पर। मौसम बदलते ही दिल्ली में बदला हवा पानी का मिजाज। हवा हुई जहरीली। एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI निहायत संगीन जुमरे में। कई इलाकों में AQI 400 से भी ज्यादा। महाराष्ट्र और झारखंड में आइंदा असेंबली इंतखाबात के सिलसिले में मीटिंगों का दौर जारी। सीटों पर NDA में हुआ इत्तेफाक, जबकि इंडी इत्तेहाद में आपस में जारी है रस्साकशी। मुड्डा मामले में ईडी की कार्रवाई जारी। मुसलसल हो रही है कागजात की जांच पड़ताल। बीजेपी ने कहा कि घपले की गैर जानिबदाराना तहकीकात के लिए कर्नाटक के वजीर आला को देना चाहिए इस्तीफा। इजरायली वजीर आजम नेतन्याहू की आबाई रिहाइशगाह के करीब हिजबुल्लाह ने किया ड्रोन हमला। इजरायली सिक्योरिटी फोर्सेस ने की हमले की तस्दीक। और न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट में भारत ने दूसरी इनिंग्स में बनाए 462 रन। न्यूजीलैंड को जीत के लिए 107 रन की जरूरत। सरफराज खान ने दूसरी इनिंग्स में भारत के लिए बनाई सेंचुरी, जबकि ऋषभ पंत ने बनाई निफ सेंचुरी। और अब खबरें तफसील से। दिल्ली में एक बार फिर से धुंध की चादर तनी हुई है। आज सुबह से ही दिल्ली और आसपास से के मुल्हका NCR शहरों में यही हाल है। दारुल हुकूमत की हवा अब जिस्म में जहर घोलने लगी है। लोगों को आंखों में जलन, गले में खराश जैसे मसाइल होने लगे हैं। आज AQI यानी कि दिल्ली में हवा का मयार खराब जुमरे में रिकॉर्ड किया गया। सुबह के वक्त इंडिया गेट और आसपास के इलाकों में धुंध की परत छाई हुई है। यहाँ AQI 251 तक पहुंच गया है, जबकि आनंद विहार में AQI 400 से ज्यादा तजावुज कर गया है। अक्षरधाम इलाके के बारे में बात करें तो वहां का AQI 334 तक पहुंच गया है। दिल्ली एम्स इलाके के करीब भी धुंध की एक परत देखी गई है, जहां AQI 253 तक पहुंच गया है। बढ़ती हुई आलूदगी के हवाले से लोगों का कहना है कि उन्हें सांस लेने में दुश्वारी और आंखों में जलन का सामना है। दिल्ली में फिजाई आलूदगी की बढ़ती हुई सतह की वजह से सूरत हाल तशवीशनाक हो गई है। जमुना नदी में आलूदगी की जद में आ गई है। कालंदी कुंज के पानी में सिर्फ सफेद झाग नजर आ रहे हैं, जो दरिया की संगीन हालत को जाहिर करता है। आने वाली छठ से पहले यमुना नदी पर सफेद जहरीले झाग की इस चादर ने छठ के अकीदतमंदों की परेशानी बढ़ा दी है और इस वक्त दिल्ली की हवा और पानी में जहर घुल चुका है। देखिए हमारे नुमाइंदे की ये खुसूसी रिपोर्ट। और बीजेपी के कौमी तर्जुमान शहजाद पूनावाला ने दिल्ली हुकूमत को निशाना बनाया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली हुकूमत ने जमुना नदी की सफाई का सारा पैसा इश्तिहारात पर खर्च किया है। यमुना जी का पानी है ये यमुना जी का पानी ये पॉइजन बन चुका है। 2025 तक मैं साफ कर दूंगा यमुना जी को। ये दावा अरविंद केजरीवाल ने किया था, आम आदमी पार्टी ने किया था। पहले 2020 का बोला था, अब 2025 का। और अब छठ पूजा से पहले अगर ये स्थिति है यमुना जी की, सोचिए अगर हमारे देश की और हमारे दिल्ली की महिलाएं यहाँ पर छठ पूजा पे आएंगी तो उनको कितनी बीमारियों का सामना करना पड़ेगा। ये यमुना नदी इसलिए पोल्यूटेड हुई है क्योंकि जो 6,500-7 हजार करोड़ रुपए दिए गए थे यमुना की सफाई के लिए, अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने उसको विज्ञापन पर लगा दिया, अपने ऊपर खर्च कर दिए सारे पैसे। आज मेरा केवल एक ही दावा है, एक ही चुनौती है कि अरविंद केजरीवाल, अभी यहाँ पे सारी देश की मीडिया खड़ी है, आ जाए अरविंद केजरीवाल, आतिशी जी, सारे उनके नेतागण, गोपाल राय जी, और बताए कि 2025 में ये डुबकी लगाने लायक है या नहीं है। क्योंकि उन्होंने कहा था 25 में मैं डुबकी लगाऊंगा और नहीं लगा पाया तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, चुनाव नहीं उसमें पार्टिसिपेट नहीं करूंगा। तो मुझे लगता है आज अरविंद केजरीवाल को अपनी बातों पर खरा उतरना चाहिए। और बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट हर्ष मल्होत्रा ने यमुना नदी में आलूदगी को लेकर आम आदमी पार्टी पर 3,000 करोड़ रुपए की बदउनवानी का इल्जाम लगाया है। यमुना जी में यहां पर कालंदी कुंज में 0 ऑक्सीजन लेवल है और 0 ऑक्सीजन लेवल का मतलब हो गया यमुना जी मृत प्राय हैं। इसमें
ह्यूमन बीइंग तो छोड़िए, जो यमुना जी के अंदर मछली या जल के जीव हैं उनके लिए भी ये घातक है, उनके लिए भी ये लीथल है। मतलब अगर वो ये वाला पानी उनके अंदर जाएगा तो उनको भी बीमारी होगी, वो भी मरने के कगार पे जाएंगे। और यमुना जी में जो 18 बड़े नाले और कुल मिलाकर के 32 छोटे बड़े नाले, जिसकी जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की थी, केजरीवाल सरकार की थी, जिस बात के लिए इन्होंने 3000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार से इनको मिले यमुना जी की स्वच्छता के लिए, जो बड़े नाले इसमें गिरते हैं, यमुना जी में आते हैं, उनके मुहाने पर बड़े ट्रीटमेंट प्लांट, सीटीपी प्लांट्स लगने चाहिए थे। वो 3000 करोड़ रुपए भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़े। तो आप सोचिए, इसके ऊपर आम आदमी पार्टी की सरकार ने, केजरीवाल साहब की सरकार ने एक पत्ता भी नहीं हिलाया है, और वो 3000 करोड़ रुपए का हिसाब भी ये दे नहीं रहे हैं, क्योंकि वो भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा है। वहीं दिल्ली की बढ़ती फिजाई आलूदगी पर देखिए हमारे नामनिगार तापस की रिपोर्ट। पूरा झाग हो चुका है, सफेद झाग, और यह दर्शाता है कि यमुना में इस वक्त नो ऑक्सीजन यानी कि जीरो ऑक्सीजन है। और इसके साथ साथ लोग आसपास के जो इसमें जो जीव हैं, जो मछलियां हैं, ये कोई यहाँ पे पलप नहीं सकता। 2-3 चीज़ें बहुत अहम है। पहली चीज़ है कि ये ग्राउंड लेवल को भी इम्पैक्ट करता है। इसका जो पानी है जब वो ग्राउंड लेवल पे पहुंचता है तो वो इम्पैक्ट करता है, उसका वो दूषित होता है। आसपास का जो पानी जो लोगों के घरों में जाता है, यहाँ से ट्रीटमेंट होके, वो सोचिए कितना दूषित होता है। तो ये पूरा यमुना जो कि एक तरह से लाइफलाइन कहा जाता था दिल्ली और दिल्ली के आसपास के इलाकों का, वो इस तरीके से दूषित हुआ है कि उसके बारे में जितना कहे उतना कम है। पानी का पोल्यूशन जितना आपको देख पा रहे हैं वो हद से ज़्यादा बढ़ चुका है। करोड़ों रुपए खर्च हो चुके हैं, लेकिन जो समस्या है वो जो कि त्यों बनी हुई है। उसके साथ साथ दिल्ली वासियों को एक और समस्या झेलनी पड़ी है, वो है AQI लेवल जिस तरीके से बढ़ा है, जो पोल्यूशन, जो प्रदूषण जिस तरीके से बढ़ा है, वो भी एक बहुत बड़ी दिक्कत दिल्ली वासियों को दे रही है। आनंद विहार जो है 400 के पार वहाँ पे AQI लेवल पहुँच चुका है। दिल्ली का जो एवरेज AQI लेवल है वो 270 के पार पहुँच चुका है। और ये जो मंजर है, दिल्ली वासियों को दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। हवा में प्रदूषण, पानी में प्रदूषण, जाए तो जाए कहाँ। अगर हम बात करें मौसम वैज्ञानिक की, तो वो कह रहे हैं कि ये जो स्थिति है, जो खासतौर से जो वायु प्रदूषण जो है, वो इतनी जल्दी ठीक नहीं होगा। और ये अभी कोई वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी नहीं आ रहा जिससे कि हवा चले, जिससे कि ये सफाई हो। और ये जो पानी जो आप दिखा रहे हैं आपको यमुना के ठीक पीछे से, ये जो पानी है उसका जो स्तर आपको देखने को मिल रहा है, जो झाग हो रहा है, जो सफ़ेद झाग हो रहा है, इससे कि आपको पता ही चल रहा है कि किस तरीके का प्रदूषण पूरे यमुना में है। तो ले देखें, दिल्ली वासियों को दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। कौन इसका जिम्मेदार है, किसको इसके लिए जिम्मेदार ठहरा है, ये कोई नहीं ले रहा, जिम्मेदारी कोई नहीं ले रहा। और ये सबसे बड़ी विडंबना है। कैमरा पर्सन मोंटी के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, दिल्ली। वहीं दिल्ली मेट्रो ने त्यौहार के मौसम और दिल्ली में आलूदगी के पेश नज़र इजाफी ट्रेनें चलाने का ऐलान किया है। लोगों से भीड़ और फिजाई आलूदगी को कम करने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इंतखाब करने की अपील भी की गई है। दिल्ली मेट्रो ने कहा है कि ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी कि ग्रैप के हिस्से के तौर पर अगर मरहला 2 नाफिज किया जाएगा तो DMRC तमाम लाइनों पर पीर से जुमे तक रोजाना 40 इजाफी मेट्रो ट्रिप यहाँ पे मुतारुफ कराएगी। और जबकि अगर ग्रैप स्टेज 3 या इससे ज्यादा को नाफिज किया जाता है तो रोजाना 60 इजाफी मेट्रो ट्रेनें चलाई जाएंगी। और हिदायत जारी करते हुए दिल्ली मेट्रो ने यह भी कहा है कि त्यौहार के मौसम में ट्रैफिक अक्सर बढ़ जाता है, जिससे सड़कों पर भीड़ भाड़ बढ़ जाती है और सफर का वक्त बढ़ जाता है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इंतखाब करके लोग सड़कों पर गाड़ियों की तादाद को कम करने, भीड़ को कम करने और हर एक के लिए सफर को आसान बनाने में मदद कर सकते हैं। महाराष्ट्र में इंतखाबात की तैयारियों के दरमियान वंचित बहुजन अघाड़ी के सरबराह प्रकाश अंबेडकर ने शरद पवार को निशाना बनाते हुए उन पर संगीन इल्जामात आयद किए हैं। प्रकाश अंबेडकर ने कहा है कि शरद पवार ने 1988 से लेकर 1991 के दरमियान वजीर आला के ओहदे पर रहते हुए दुबई में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से मुलाकात की थी। मैंने खाली लोगों के सामने एक तथ्य रखा है कि 1988-1991 तक शरद पवार मुख्यमंत्री थे। इस दरमियान उन्होंने लंदन का दौरा किया। उनका दौरा ऐसा था कि लंदन से वो इंडिया से लंदन गए, 2 दिन रुके, वहाँ से कैलिफोर्निया गए। कैलिफोर्निया में उनकी एक मीटिंग हुई।
कैलिफोर्निया की मीटिंग के बाद वो लंदन आए, 2 दिन और रुके, लंदन के बाद वो दुबई आए। दुबई में जो है उनकी दाऊद इब्राहिम के साथ में बैठक हुई, मिली उनसे, और वहीं से फिर वो दोबारा लंदन गए और लंदन से इंडिया आए। हम यही सवाल पूछते हैं कि केंद्र सरकार ने ये जो मीटिंग हुई इसको सैंक्शन दिया था, और सैंक्शन दिया था तो इसका रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हो तो वो उसको पब्लिश करे, ऐसी एक परिस्थिति है। और झारखंड में होने वाले असेंबली इंतखाबात के पेश नज़र कांग्रेस और जेएमएम के दरमियान सीटों की तकसीम पर एक मुआहदा तय पाया गया है। कांग्रेस के झारखंड के इंचार्ज गुलाम अहमद मीर और सीएम हेमंत सोरेन समेत कई लीडरों ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका ऐलान किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और जेएमएम मिलकर 70 सीटों पर इलेक्शन लड़ेंगे और बाकी सीटों के लिए जल्द ही मालूमात शेयर की जाएंगी। और इस खबर की तस्दीक करते हुए वज़ीर आला हेमंत सोरेन ने कहा है कि दोनों पार्टियों ने 70 सीटों पर इत्तेफाक किया है, वहीं दूसरी नशिस्तों के लिए गौर किया जाएगा और इसका ऐलान भी जल्द किया जाएगा। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज उत्तर प्रदेश में होने वाले ज़िमनी इंतखाबात की तैयारियों के सिलसिले में वुज़रा के ग्रुप और सीनियर लीडरों के साथ अपनी रिहाइशगाह पर मुशावरत की। मीटिंग में इस बात पर तबादला ख्याल किया गया कि 9 असेंबली सीटों पर होने वाले ज़िमनी इंतखाबात में तमाम सीटों पर कैसे कामयाबी हासिल की जाए। मीटिंग के बाद रियासती हुकूमत के वज़ीर JPS राठौड़ ने कहा कि किस तरह से कारकुनों को काम की जिम्मेदारी सौंपी जाए और तमाम सीटें जीती जाएं, इस पर आज की मीटिंग में तबादला ख्याल किया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने अभी चर्चा की है और जिसमें ये उपचुनाव को जीतने की पूरी रणनीति बनाई। उन्होंने कहा सभी कार्यकर्ताओं को चुनाव में लगाइए और सबका कार्य विभाजन करिए, किस कार्यकर्ता को क्या काम करना है, किस बूथ पर, किस शक्ति केंद्र पर काम करना है, किस मंडल पर काम करना है, इसकी पूरी योजना बनाने के लिए कहा है। और दूसरा, जिस तरह से इन लोगों ने अभी एक चर्चा चल रही है कि चुनाव भारतीय जनता पार्टी सभी चुनाव जीतेगी। मरकजी वजीर शोभा करंदलाजे ने कहा है कि अगर मुडा घपले की मुंसिफाना जांच होनी है तो कर्नाटक के वजीर आला सिद्धरमैया अपने ओहदे से इस्तीफा दे दें। शोभा करंदलाजे ने इल्जाम लगाया है कि वजीर आला सिद्धरमैया को इस घपले से बचाने के लिए बिराती सुरेश मैसूर गए और 1997 के बाद के मुडा ऑफिस के फाइलों को बेंगलुरु ले आए और उन्हें जला दिया। उन्होंने कहा कि वजीर आला ने मुडा के सदर के मारीगोड़ा को अपने ओहदे से इस्तीफा देने को कहा था, लेकिन वो खुद इस्तीफा देने की पेशकश नहीं कर रहे हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू मलावी के अपने 3 रोजा दौरे के दौरान ली लॉन्ग वे में राधा कृष्ण मंदिर पहुंची। मंदिर पहुंचने के बाद सदर ने हिंदुस्तानी बिरादरी के साथ पूजा की। सदर जब मंदिर पहुंची तो हिंदुस्तानी बिरादरी ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। हिंदुस्तानी बिरादरी के लोग बहुत पुरजोश नजर आए। ली लॉन्ग वे में श्री राधा कृष्णा मंदिर मलावी में हिंदुस्तानी कम्युनिटी का मरकज है। हमारे नुमाइंदे वहां रहने वाले NRI से बात की है, आइए आपको दिखाते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने मलावी दौरे के दौरान लिलोंगवे स्थित श्री राधा कृष्ण मंदिर आई। यहां उन्होंने पूजा अर्चना की और भारतीय समुदाय से मुलाकात की। हमारे साथ भारतीय समुदाय के लोग, उनसे बात करते हैं। यहां राष्ट्रपति आई, पूजा अर्चना की, आप लोगों से मुलाकात की, कैसा महसूस कर रहे हैं? हम तो बहुत राजी हुए, ये इधर आई, बहुत बड़ा ऑनर मिला है हमारा मंदिर को, उसने आरती उतारी। इट वॉज वेरी नाइस, थैंक हर वेरी मच फॉर कमिंग टू आवर टेम्पल। मैडम प्रेसिडेंट ने जो पूजा अर्चना की, उससे बड़ी बात हमारे लिए कोई नहीं हो सकती। एक छोटा सा मंदिर है, लेकिन इसमें हिंदुस्तान के प्रेसिडेंट यहाँ आए, दैट इज द ग्रेटेस्ट ऑनर वी रिसीव्ड। आप लोगों से उन्होंने बात भी करी, क्या बात की आप लोगों ने? और यहाँ पर पहली बार राष्ट्रपति आई हैं लिलोंगवे मलावी में। हम लोग बहुत खुश है, पूरी कम्युनिटी आप देख सकते हैं इतनी खुश है, ओवरवेल्म्ड है। तो हमने बात भी की, उसके सब दिखाया। वस्त्र है यहाँ पे, सब वस्त्र कहाँ से आए हुए, वहाँ पे बड़ा दिया है, वो दिया भी हम लोग को हाई कमिश्नर की ओर से आया हुआ था, वो भी दिखाया। हम लोग बहुत खुश है, मैडम आई यहाँ पे हमारे साथ पूजा अर्चना की। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। भारतीय लोग हैं जो कि यहाँ पर
सालों से रह रहे हैं, दशकों से रह रहे हैं। और यहाँ पर ये जो मंदिर है श्री राधा कृष्ण मंदिर, ये यहाँ पर भारतीयता का केंद्र है, यहाँ की संस्कृति का केंद्र है और यहाँ पर सभी भारतीय एकजुट होकर यहाँ पर तमाम उत्सव मनाते हैं। राष्ट्रपति यहाँ पर आई, पूजा अर्चना की और इन तमाम जो भारतीय समुदाय है उनसे यहाँ मुलाकात की और उनसे बात की। कैमरामैन शंभुनाथ मिश्रा के साथ अजीत द्विवेदी, डीडी न्यूज, लिलोंगवे, मलावी। और नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ आज राजस्थान के एक रोजा दौरे पर हैं। दौरे के दौरान नायब सदर जमहूरिया ने राजस्थान के सीकर में शोभा सरिया ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस की सिल्वर जुबली सालाना तकरीब में शिरकत की। नायब सदर जमहूरिया ने भी बतौर मेहमान खुसूसी प्रोग्राम की सदारत की। आज हालात बहुत बेहतर हैं, तब के हालात का वर्णन नहीं करना चाहता, पर आज के हालात हैं कि कानून के सामने सबकी समानता है। पैट्रोनेज इज नो लॉन्गर अ पासवर्ड टू कॉन्ट्रैक्ट और अ जॉब। देयर इज रूल ऑफ मेरिटोक्रेसी। प्रिविलेज पेडिग्री हैज यील्डेड टू मेरिट। और आज का जो शासन है वो पारदर्शिता का है, उत्तरदायित्व का है। इसमें भ्रष्टाचार के लिए कोई स्थान नहीं है। टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग किया जा रहा है। खजाना और कॉरपोरेट की मरकजी वजीर निर्मला सीतारमण मैक्सिको के दौरे पर हैं। वजीर खजाना ने आज मैक्सिको सिटी में तिजारत और सरमायाकारी में ताउन बढ़ाने पर इंडिया मैक्सिको ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट समिट में शिरकत की। इस समिट का एहतमाम इंडियन काउंसिल ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स ने किया था। कॉन्फ्रेंस में आईटी, फार्मास्यूटिकल, हेल्थ केयर और ऑटोमोटिव सेक्टर समेत मुख्तलिफ शोबों से तकरीबन 250 सरमायाकारों और कारोबारी अफराद के नुमाइंदों ने शिरकत की। अपने खिताब में वजीर खजाना ने कहा कि भारत में तरक्की और सरमायाकारी के बेपनाह इम्कानात हैं और भारत और मैक्सिको खास तौर पर फार्मा सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग और ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपने ताउन को बढ़ा सकते हैं। वजीर खजाना ने भारत में सियासी इस्तेहकाम, हुनरमंद इफरादी क़ुव्वत, बुनियादी ढांचे में तरक्की और सेमीकंडक्टर्स जैसे शोबों में तरक्की का भी जिक्र किया। वजीर खजाना ने कहा कि भारत और मैक्सिको 5G और मसनवी जहानत जैसे शोबों में भी ताउन कर सकते हैं। वजीर खजाना ने कहा कि भारत आज डिजिटल मईशत में पूरी दुनिया की क़यादत कर रहा है और दुनिया के साथ ताउन के लिए तैयार है। वजीर खजाना ने मैक्सिको को भारत के गिफ्ट सिटी में अपने कारोबार शुरू करने की दावत दी। इस मौके पर भारत और मैक्सिको की सनती तंजीमों के दरमियान एक मुआहदे पर भी दस्तखत किए गए। बहराइच के महाराजगंज कस्बे में जहां दुर्गा पूजा मूर्ति दरियाबुर्द किए जाने के दौरान तनाज़ा शुरू हुआ था, PWD ने सड़क के किनारे बने मकानात को नोटिस देकर उनसे जवाब मांगा था। बहराइच तशद्दुद के मुल्जिम अब्दुल हमीद का घर भी नोटिस दिए गए घरों में शामिल है। सड़क की चौड़ाई और चौराहे पर हादसात की वजह से पहले भी सड़क पर तजाविजात में आने वाले मकानात को नोटिस दे दिए गए थे। एक बार फिर से 17 अक्टूबर को नोटिस जारी किया गया, जिसमें 3 दिन में जवाब दाखिल करने को कहा गया है, जिसके बाद तजावुजात हटाने के लिए कार्रवाई की जा सकती है। हमारे नामा निगाह जय चंद्र सोनी ने इसका जायजा लिया। जी, ये इस समय हम महाराजगंज बाजार में खड़े हैं महासी के, जहाँ पर दंगा हुआ था। ये वही घर है जहाँ पर नोटिसें चस्पा की गई हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 27 घरों को जो है PWD द्वारा नोटिस जारी की गई है। उनको कभी भी गिराया जा सकता है। 3 दिन का मात्र समय दिया गया है, जिसमें आज 1.5 दिन बीत चुके हैं। 1.5 दिन का ही समय बचा है, जिसमें कल से परसों के बीच में इसको डिमोलिश करने की पूरी कार्रवाई की संभावनाएं हैं। हर नाके को सील कर रखा गया है, सब बैरिकेडिंग कर दी गई है, फोर्स भी बढ़ा दी गई है। यहाँ पर आवागमन फिलहाल बहाल नज़र तो आता है, लेकिन उसे संपूर्ण बहाली नहीं कहा जा सकता है। यहाँ पर रहने वाले जिनके घरों में नोटिसें हैं, वहाँ पर ज़्यादातर ताले लगे हुए अभी देखे जा रहे हैं। हाँ, ये अलग बात है कि कुछ लोग हैं वो अपने घरों को या दुकानों के सामान को खाली करने में मशगूल दिखाई देते हैं। जयचंद सोनी, दूरदर्शन। और बैनुल अक़वामी खबरों की बात करते हैं, जहां अमेरिका में सदारती इंतखाब का अमल शुरू हो गया है।
कमला हैरिस डेमोक्रेट पार्टी और डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से इंतखाबी मैदान में हैं। हमारे नामानिगार भी इस वक्त अमेरिका में हैं और इंतखाबात पर नजर रखे हुए हैं। आइए बात करते हैं उनसे। अमृतपाल, अमेरिका में सदारती इंतखाबात में सिर्फ चंद दिन बाकी रह गए हैं और कब्ल अज वक्त वोटिंग जारी है। दोनों ही उम्मीदवार मैदानी जंग के बजाय स्विंग स्टेटस पर तवज्जो दे रहे हैं, तो दोनों के दरमियान मुकाबला कितना सख्त आपको नजर आ रहा है? इस वक्त जो लेटेस्ट पोल फिगर्स हैं वो ये कह रही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को थोड़ा सा एडवांटेज है कमला हैरिस के लिहाज के मुकाबले में, पर वो बहुत ही कम परसेंटेज पॉइंट है और अगर आप मार्जिन ऑफ एरर को लें तो रिजल्ट्स कुछ भी हो सकते हैं। तो क्लियरली स्विंग स्टेट्स या बैटल ग्राउंड स्टेट्स पर ही दोनों कैंडिडेट्स फोकस कर रहे हैं। दोनों कैंडिडेट्स मिशिगन में थे, कैंपेन कर रहे थे। डोनाल्ड ट्रंप अरब अमेरिकन्स को वू करने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि मिशिगन में वो एक साइजेबल पॉपुलेशन है और वहाँ का आउटकम डिसाइड कर सकते हैं। अगर वो वोट एन ब्लॉक एक साइड पर जाती है, 15 वोट्स हैं इलेक्टोरल कॉलेज की मिशिगन की, तो मिशिगन, पेंसिल्वेनिया, नॉर्थ कैरोलिना, जॉर्जिया, ये स्टेट्स इम्पॉर्टेंट हैं इन दोनों कैंडिडेट्स के लिए। कमला हैरिस वहीं मिशिगन में उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप पर पर्सनल अटैक किया, उनकी फिजिकल फिटनेस पर सवाल उठाया। यही काम ट्रंप ने बाइडन पे किया था। बाइडन खुद 78 ईयर्स के हैं और 81 साल के बाइडन पर उनकी मेंटल फिटनेस, फिजिकल फिटनेस को लेकर सवाल उठाए, फिर हमने देखा कैसे उनको रेस से बाहर आना पड़ा। अब कमला हैरिस जो करीब 60 की हैं, 60 वर्षीय हैं, वो यही काम ट्रंप पे कर रही हैं। तो काफ़ी पोलराइज्ड जो डिबेट है, जो नैरेटिव है, काफ़ी पोलराइज्ड है और सोसाइटी भी उतनी ही पोलराइज्ड है इस बार। तो काफ़ी नेक एंड नेक है और दोनों हर मुद्दे उठा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप नेशनल सिक्योरिटी का, इमिग्रेशन का, ये हेल्थ केयर का। आज इन्होंने अमेरिकन ड्रीम की बात करनी शुरू कर दी, जो कि आप याद करें कि पहले एक रिपब्लिकन इसके बारे में बात किया करते थे। तो दोनों ही वोटर्स को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि लड़ाई काफ़ी कांटे की है, टक्कर जो काफ़ी कांटे की टक्कर है। तो और मुकाबला काफ़ी नज़दीकी है, इसीलिए दिलचस्प हो जाता है। तो तभी हम देख रहे हैं कि इतनी जो रेटरिक है वो शार्प है और अमेरिकी सोसाइटी भी वैसे ही पोलराइज्ड है। अब लुइसियाना में अर्ली वोटिंग शुरू हुई, हमने देखा कि लोग बड़ी तादाद में निकल के आए। यही हमने जॉर्जिया में देखा था अक्टूबर 15 को, यही हमने नॉर्थ कैरोलिना में देखा। तो जो वोटर बेस है उनमें भी इस बार काफ़ी दिलचस्पी है और रुचि है इस इलेक्शन को लेके, क्योंकि कैंडिडेट्स कोई भी वोट को इस वक्त नहीं छोड़ना चाहते हैं, चाहे वो लैटिनो वोट हो, चाहे ऑफ कोर्स वाइट वोट हो, अरब वोट हो, इंडियन अमेरिकन वोट हो, सभी खेमों को ये लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। जी, तो मुकाबला काफ़ी नज़दीकी है, इसकी वजह से इंतखाबात जो हैं वो काफ़ी दिलचस्प नज़र आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अमृतपाल, हमें पूरी तफसीली जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ते हैं और इस वक्त की बड़ी खबर की तरफ रुख करते हैं, जहां हिजबुल्लाह ने लबनान से इजरायली इमारत पर ड्रोन हमला किया है। ये हमला इजराइल में खुफिया कैसरिया के इलाके में किया गया है। इस हमले के जरिए वजीर आजम नेतन्याहू के घर को निशाना बनाने की कोशिश की गई है। इजरायली सिक्योरिटी फोर्सेस ने हमले की तस्दीक करते हुए कहा है कि ड्रोन एक खुले इलाके में गिरा और इसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। इजरायली फौज के मुताबिक 3 ड्रोन लबनान के खीफा आए, जिनमें से सिर्फ 2 का पता चल सका है और उन्हें रोक दिया गया। तीसरे ड्रोन का कैसरिया में एक इमारत पर निशाना सही लगा और एनी शाहिद ने तस्दीक की है कि धमाका बहुत जोरदार था। खेल की खबरों की बात करें तो भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान पहले टेस्ट के चौथे दिन यानी कि आज भारत ने दूसरी इनिंग्स में 462 रन बनाए हैं, जो इस तरह से अब न्यूजीलैंड को ये टेस्ट जीतने के लिए 107 रन की जरूरत है। आज का खेल खत्म होने पर न्यूजीलैंड ने अपना खेल शुरू किया और अभी इसने कोई रन नहीं बनाया है।
वहीं इससे कबल भारत ने हफ्ते को सरफराज खान और ऋषभ पंत की शानदार इनिंग्स से अपनी पोजीशन मजबूत की। सरफराज ने इस दौरान अपने टेस्ट करियर की पहली सेंचुरी लगाई, जबकि ऋषभ पंत ने निफ सेंचुरी बनाई और आज खेल रुकने तक भारत ने दूसरी इनिंग्स में 3 विकेट के नुकसान पर 344 रन बनाए थे और वो अभी न्यूजीलैंड से 12 रन पीछे चल रही थी। आगे बढ़ते हैं, जहां ओडेंस में जारी डेनमार्क ओपन बैडमिंटन में खवातीन के सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पीवी सिंधु को शिकस्त का सामना करना पड़ा है। उन्हें इंडोनेशिया की खिलाड़ी ने 13-21, 16-21, 21-9 से शिकस्त दी है। सिंधु ने कल प्री क्वार्टर फाइनल में चीन की हांग युई को शिकस्त दी थी। पीवी सिंधु को तुंग जुंग आखिरी बार 2023 के फ्रांसीसी ओपन में आमने सामने हुई थी, जिसमें सिंधु ने जीत हासिल की थी। और इसी के साथ ही हमारा खबरनामा यहीं खत्म होता है। हमारी पूरी टीम को दें इजाजत। आदाब।